वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 26 गेब चेयरमैन। अब तक अथाह पैसा और पावर के साथ अनगिनत दुश्मन मिलना स्वाभाविक था। अब आगे अगर सिर्फ बेला को जान से मारने के पीछे 10 साल की प्लानिंग और दुनिया के 50 से ज्यादा ताकतवर परिवारों की 60 गांठ भी थी, तब भी ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि बेला के बहुत दुश्मन थे, बहुत ज्यादा। 14 साल बाद रॉकवेव सिटी चेयरमैन केबिन के अंदर एक लड़की हेड चेयर पर बैठी हुई थी। लड़की दिखने में सुंदर और आकर्षक थी। उम्र उसकी तकरीबन 46 साल की थी, मगर अच्छी डाइट की वजह से वो लड़की अपनी उम्र से 10-15 साल छोटी ही दिखती थी। अचानक केबिन का दरवाजा खुला और उसी लड़की की एक हम उम्र लड़की केबिन के अंदर दाखिल हुई। वो लड़की काफी हताश और परेशान दिख रही थी। चेयर पर बैठी लड़की की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए उस लड़की ने कहा, समीरा प्लीज ये सब करना बंद कर दो और बहुत दूर भाग जाओ यहाँ से। तुम सोच भी नहीं सकती समीरा, जब चेयरमैन वापस आएंगे तब तुम्हारे साथ क्या होगा। प्लीज चली जाओ यहाँ से। ये जो लोग आज तुम्हारे तलबे चाट रहे हैं ना, ये सब चेयरमैन के वापस आते ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तुम समीरा ने उस लड़की की बात बीच में काटते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, टीना तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो, अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ये रॉकवेव और सारी दुनिया मेरे सामने सर झुकाती है। मैं अब इन सब की मालकिन हूँ। और वैसे भी चेयरमैन को गायब हुए पूरे 13 साल हो चुके हैं। वो इंसान पक्का मर चुका होगा, या फिर अगर वो जिंदा भी होगा तब भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब पावर मेरे पास है, फालतू की बातें मत सोचो। समीरा की बातों ने टीना के माथे पर शिकन की तकीरें खींच दी। टीना रॉकवेव के टेक डिपार्टमेंट की हेड और समीरा की बहन थी। दरअसल टीना के पिता ने समीरा को अडॉप्ट किया था। समीरा की असल पहचान और माता पिता तो कोई और ही थे। टीना ने समीरा की बराबर वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, समीरा चेयरमैन की डेड बॉडी किसी को भी अब तक नहीं मिली है और चेयरमैन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आसानी से मर जाए। अगर वो इंसान गायब है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। तुम प्लीज केयरफुल रहो। वो चेयरमैन इंसान नहीं हैवान है। तुमने अब तक उसकी हैवानियत नहीं देखी है। तुमने जो ए के साथ किया है उसके बाद वो तुम्हारे साथ। समीरा ने दोबारा टीना की बात बीच में काटते हुए सख्त लहजे में कहा, समीरा फालतू की चीजों पर डिस्कशन नहीं करते हैं। तुम बताओ यहाँ क्यों आए हो? क्या डैड ने फिर से तुम्हें मुझे समझाने के लिए यहाँ भेजा है? जवाब में टीना ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, हाँ। टीना की हामी सुनते ही समीरा के होठों पर अजीब सी स्माइल आ गई। इन 14 सालों में सब कुछ बदल चुका था। जो लोग पहले कार्तिक के सामने सर झुकाते थे, अब वो सब समीरा के गुलाम बन चुके थे। वर्क डेस्क पर अपनी उंगलियां टैप करते हुए समीरा ने कहा, पता नहीं उस चेयरमैन ने डैड को कौन सी घुट्टी पिला दी है। इतना सब हो जाने के बाद भी डैड उस चेयरमैन के लिए अपनी वफादारी निभा रहे हैं। ग्रेट, क्या करूं मैं आपका डैड। समीरा की बात सुनकर टीना ने उसे कुछ पल गौर से देखा, फिर वो एकदम से उठकर वहां से जाने लगी। समीरा ने उसे वहां से जाने से नहीं रोका। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। दूसरी तरफ किसी अज्ञात जगह पर मौजूद पेड़ की जटाओं में एक लड़की लिपटी हुई थी। लड़की की आंखें बंद थी। देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो लड़की कई वर्षों से गहरी नींद में हो। उसकी त्वचा पतली और कोमल थी। उम्र उस लड़की की तकरीबन 32 साल थी। सोते वक्त भी उस लड़की के सुंदर चेहरे पर ऐसी स्थिरता थी मानो वो पूरी दुनिया को अपने काबू में करने की ताकत रखती हो। पेड़ का रंग सुनहरा था। उसके आसपास दिव्य और अलौकिक आभा मौजूद थी, मानो वो कोई दिव्य पेड़ हो। पेड़ की जटाओं में मौजूद पतली और सुनहरी धारियां उस लड़की की शरीर के नसों से ऐसे जुड़ी हुई थी मानो वो लड़की उस पेड़ का ही एक हिस्सा हो। उसी पेड़ के नीचे 2 लोग खड़े थे, एक बूढ़ी औरत और दूसरा एक जवान मर्द जिसने शाही लिबास पहन रखा था। उन दोनों की गंभीर नजरें पेड़ की जटाओं में लिपटी लड़की पर ही टिकी थी। आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, गुरु माँ, उम्र या चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया है, मगर इतने दिनों तक दिव्य निद्रा में रहने का असर इनकी याददाश्त या व्यक्तित्व पर तो नहीं हुआ होगा ना? अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। हमारा मकसद अधूरा ही रह जाएगा। जवाब में बूढ़ी औरत ने अपना दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधते हुए शांत स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहिए परितोष, दिव्य निद्रा का असर न ही इनकी याददाश्त पर होगा और न ही इनके व्यक्तित्व पर। सब कुछ वैसा होगा जैसा आप चाहते थे। गुरु माँ का जवाब सुनकर वह आदमी जिसका नाम परितोष था, उसको थोड़ी राहत मिली। उसकी चिंता अब थोड़ी कम हुई थी। परितोष ने पूछा, इन्हें होश कब आएगा? परितोष के सवाल पर गुरु माँ ने कहा, बहुत जल्द। आपको अब ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है सम्राट। बहुत सुना है मैंने इस लड़की के बारे में। इसे काबू करना मुश्किल होगा। आपको हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, वरना ये लड़की हमारी आजादी के बजाय हमारी गुलामी का कारण बन जाएगी।
जवाब में परितोष ने कहा, गुरु माँ, पहले तो आप मुझे सम्राट बुलाना बंद कीजिए। अजीब लगता है, आपके मुंह से अपने लिए सम्राट शब्द सुनकर आप मुझे परितोष ही बुलाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और रही बात गुलामी और आजादी की, तो हम हमेशा आजाद ही रहेंगे। कोई हमें अपना गुलाम नहीं बना पाएगा। हम लड़कर मर जाएंगे, मगर किसी के गुलाम बनकर नहीं जिएंगे। परितोष की बात सुनकर गुरु माँ ने हल्की मुस्कान के साथ उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, हमें आपसे यही उम्मीद थी परितोष। एक राजा को ऐसा ही होना चाहिए। बुद्धि, विनम्रता और शक्ति के साथ साथ साहस एक असली राजा की पहचान होती है। गुरु माँ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर परितोष के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसकी गुरु माँ किसी की तारीफ करे, ऐसा बहुत कम ही होता था। गुरु माँ के मुंह से तारीफ सुनना मतलब वह एक सफल राजा था। क्या हुआ है इन 14 सालों में? कौन है वह लड़की? क्या होती है दिव्य निंद्रा? कौन है परितोष? क्या है परितोष और गुरु का मकसद? कहाँ गया कार्तिक? कहाँ गया अक्षत? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, शाम को हो सका तो एक और चैप्टर आएगा।